गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप तुम सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, पेपर अच्छे जा रहे हैं सबके। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक टू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप पेपर अच्छे जा रहे होंगे और अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे तुम सबके। एंड बेस्ट ऑफ लक इन एडवांस। आज हम एक और पेपर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है BSOG 171 भारतीय समाज, छवियाँ एवं वास्तविकताएं। 3 घंटे का पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स 100 है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आप जल्दी ही आपका पेपर होने वाला है, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये। सबसे पहला जो है भारतीय समाज, अगर पेपर का नाम है ना, तो फिर ये क्वेश्चन हमेशा मिलेगा तुम्हें कि भारत एक सम्मिश्रित संस्कृति का देश है और अनेकता में एकता का प्रतीक है। वर्णन करें कैसे। एक तो सबसे पहले तो ये देखो कि इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक तो भारत के बारे में ये बताना है कि ये अलग अलग संस्कृतियों का या भिन्न भिन्न संस्कृतियों का देश है। एक तो क्वेश्चन आपको ये लिखना है। दूसरा इसका पार्ट है कि अनेकता में एकता का प्रतीक है कैसे। तो देखा जाए तो ये 2 पार्ट में आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए 20 नंबर दिए हुए हैं यहाँ पर। तो इसको कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम जो संस्कृति है इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो हम इंट्रो लिखेंगे, इंट्रोडक्शन हमेशा लिखना। तो इसमें हम लिखेंगे कि भारत जो है वो हमेशा से ही क्या रहा है, संस्कृतियों का देश रहा है। यहाँ पर अलग अलग धर्म, भाषाएं और रीति रिवाज और परंपराएं पाई जाती। ये तो हम सबको पता है ना अपने देश के बारे में। भारत में जहाँ अनेकता है वहाँ पर अलग अलग संस्कृतियों के लोग जो हैं वो एक साथ रहते हैं, ठीक है। यस, चलिए फटाफट से हम इनको कर लेते हैं, पॉइंट्स कर लेते हैं। संस्कृतियों का मिश्रण, संस्कृतियों का मिश्रण कैसे है, इस पर हम बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे हम कि एक तो धर्म। मैं इनको पॉइंट वाइज लिख लेती हूँ, सबको हम बाद में डिस्कस करेंगे। भाषाएं, रीति रिवाज, ठीक है, और है कला और साहित्य। सबसे पहले धर्म। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और कई अन्य धर्मों के लोग रहते हैं, ये हम सबको पता है, जो अपनी अपनी मान्यताओं और अपनी अपनी परंपराओं का क्या करते हैं, पालन करते हैं। भाषाएं हैं, भारत में अभी जो 22 आधिकारिक भाषाएं हैं और सैकड़ों तो बोलियां बोली जाती हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों की अपनी सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती है, ठीक है। बोलियां, जो सांस्कृतिक बोलियां हैं ना, वो अपनी अपनी जो संस्कृति है उनको दर्शाती है। रीति रिवाज, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग त्यौहार हैं, ठीक है, वेशभूषाएं हैं और उनकी अपनी ही एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है रीति रिवाज। कला और साहित्य, भारत की कला, संगीत, ठीक है, नृत्य, साहित्य और वास्तुकला, इन सब में विभिन्न संस्कृतियों का प्रभाव देखा जाता है। हर संस्कृति का अपना संगीत है, हर संस्कृति का, हर स्टेट का, हर जगह का अपना अपने अलग तरह का नृत्य है, उनका संगीत है। हर जगह का अपना एक अलग साहित्य लिखा हुआ है, वास्तुकला है, बिल्डिंग्स वगैरह जो बनी हुई, जो पुराने बिल्डिंग्स हैं, पुरानी एंशिएंट बिल्डिंग्स हैं, सारी वास्तुकला का जो नमूने हैं, जो दिखाए गए हैं, जो हम जानते हैं, पढ़ते लिखते हैं, वो सब अलग अलग है। इसीलिए यहाँ पर भारत देश को अनेकता में एकता बताया जाता है, मानते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद विविधता में एकता, एक टॉपिक बना लेंगे हम, विविधता में एकता। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, फर्स्ट पॉइंट लिखना कि भारत में अलग अलग संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के त्योहारों पे और एक दूसरे के रीति रिवाज, परंपराओं में भाग लेते हैं। सेकंड पॉइंट कहेंगे कि ये जो विविधता है ये भारत को एक अनूठा और आकर्षक बना देता है, देश बना जहाँ हर किसी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है। थर्ड है कि भारतीय संविधान
भारतीय संविधान जो है वो इस विविधता को ये मान्यता देता है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार है और समान अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, ये हो गई हमारी कि संस्कृतियों का देश कैसे है, वो हम यहाँ पर बात कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अनेकता में एकता का प्रतीक कैसे है। तो अनेकता में एकता की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पॉइंट बनेगा विभिन्न भाषाएं। भारत में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, बट हिंदी को राष्ट्रीय भाषा कौन सी है हमारे? हिंदी। ठीक है, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है और अंग्रेजी भी आधिकारिक रूप से आधिकारिक कामकाज की जो भाषा है उसके रूप में अंग्रेजी को यूज़ किया जाता है। धर्म की बात करें तो भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और अन्य धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं सौहार्दपूर्ण। विभिन्न रीति रिवाज भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रीति रिवाज हैं, त्यौहार हैं और अपनी अलग अलग परंपराएं मनाई जाती हैं लोगों के द्वारा। फिर विभिन्न संस्कृतियों की बात कर लेंगे कि भारत में जो विविध संस्कृतियाँ हैं जिसमें कला हो गया, जैसे हम यहाँ पर बात कर चुके हैं ऑलरेडी, संगीत, नृत्य, साहित्य, वास्तु कला, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और भोजन, ठीक है, संस्कृति में भोजन भी तो बहुत बड़ा अंग होता है संस्कृतियों का। ठीक है, उसके बाद भौगोलिक विविधता में क्या है कि भारत में जैसे हिमालय के ऊंचे पहाड़ हो गए, हिमालय की बात कर लेंगे। फिर गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया, थार का रेगिस्तान हो गया। और जो दक्षिण के तटीय क्षेत्र हैं जैसे विविध भौगोलिक क्षेत्र हैं, तो ये हमारे देश की पहचान है, जो उसको विविधता में एकता के साथ साथ उसको एक जो भौगोलिक दृष्टि से भी बहुत ही एक मतलब एक संपदा के रूप में हम मानते हैं अपने देश को कि हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, हमारे देश में इतना सब कुछ है, तभी तो हम उसको विविधता में एकता बताते हैं कि सब कुछ होते हुए भी हम एक हैं, जुड़ा हुआ है, सब एक साथ रहते हैं, एक साथ हर चीज़ों को एंजॉय करते हैं। त्यौहार मनाना हो या संस्कृतियाँ हैं, जैसे अलग अलग धर्म हैं, भाषाएं, तो इतनी सारी वैरायटी होने के बावजूद भी हम लोग एक जगह पर रहते हैं, एक देश में रहते हैं, एक साथ मिलकर। जो भारत की जो अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, भाषाएं, धर्म, रीति रिवाज, फिर भी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं और एक राष्ट्र के रूप में एकजुट रहते हैं। ठीक है, ये जो विविधता है, निष्कर्ष में लिखेंगे कि ये जो विविधता है भारत को एक समृद्ध और जीवंत राष्ट्र बनाती है। इसके बावजूद कि भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, समान अवसर देता है, जिससे एकता की भावना को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। और भारत में अनेकता में एकता एक वास्तविकता है जो देश को एक मजबूत बनाती है और अद्वितीय बनाती है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके जाना अच्छे से, ये हमेशा आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे, जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है वो सेकंड, भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद के प्रभाव की चर्चा करें। उपनिवेशवाद से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो इसको देख लेते हैं हम। इंट्रोडक्शन। उपनिवेशवाद तो आप लोग जानते ही हैं, भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद का एक गहरा और बहुआयामी प्रभाव पड़ा था। बहुआयामी का क्या मतलब होता है कि जिसका असर देश के हर कोने पर पड़ा हो, चारों तरफ से जिसने देश को प्रभावित किया हो, उसको बहुआयामी बोलते हैं। राजनीतिक, आर्थिक, ठीक है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इन सारे क्षेत्रों पर इसके दूरगामी प्रभाव पड़े थे। उपनिवेशवाद ने क्या किया कि भारतीय समाज को कई तरह से बदल के रख दिया था, जिसमें क्या था कि जो पश्चिमी शिक्षा थी, जो वेस्टर्न एजुकेशन थी, उसको ला दिया था। भाषा हो गया अंग्रेजी जिसको बोलते हैं, और मूल्यों, जो वेस्टर्न भाषा, संस्कृति और जो पश्चिमी देशों के जो मूल्य थे, उनका परिचय हुआ हिंदुस्तान से। और इसके साथ साथ जो पारंपरिक सामाजिक संरचना थी हमारे देश की, उसमें बदलाव आने लगा था और आर्थिक शोषण जो है वो स्टार्ट हो गया था। इसके प्रभाव देख लेते हैं, क्या क्या प्रभाव होने वाले हैं। प्रभाव में सबसे पहले
तो प्रभाव में फर्स्ट हम बात करेंगे केंद्रीकृत प्रशासन। केंद्रीकृत प्रशासन का मतलब होता है कि जब ब्रिटिश शासन ने एक केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखती थी, इस प्रणाली की स्थापना की थी, जिससे जो पारंपरिक स्थानीय एक जो स्वायत्तता होती थी उसकी इम्पोर्टेंस कम हो गई थी। संसदीय प्रणाली का परिचय। ब्रिटिश शासन ने संसदीय प्रणाली की शुरुआत कर दी थी। उससे पहले हमारे देश में कोई संसद वगैरह कुछ नहीं होती थी, तो इन्होंने ही संसदीय प्रणाली की शुरुआत की थी। बट ये जो प्रणाली थी केवल कुलीन वर्गों तक ही सीमित थी। कुलीन वर्ग होते हैं, एलीट क्लास होते हैं, बस उस इस संसदीय प्रणाली में सिर्फ वो जो एलीट वर्ग था, कुलीन वर्ग ही जो है वो इसमें भाग ले सकता था। थर्ड है कानूनी प्रणाली। ब्रिटिश शासन ने एक आधुनिक कानूनी प्रणाली की स्थापना की थी, जिसने भारतीय कानूनी प्रणाली को बदल दिया था। जो हमारी अपनी कानूनी प्रणाली थी भारत के जो कानून होते थे, भारत का अपना जो व्यवस्था थी, उसको बदल के रख दिया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे आर्थिक प्रभाव की। आर्थिक प्रभाव में फर्स्ट आएगा औपनिवेशिक शोषण। ब्रिटिश शासन ने क्या किया था कि भारत को एक कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले देश के रूप में तैयार कर दिया था, और तैयार माल जो होता था उसके बाज़ार के रूप में यूज़ करना शुरू किया। मतलब ये है कि जो ब्रिटिश शासन था, उन्होंने इंडिया में से कच्चा माल की आपूर्ति के लिए भी इंडिया को चुना, और कच्चे माल को तैयार करने के बाद एक बाज़ार के रूप में भी इंडिया का यूज़ किया, जिससे भारतीय उद्योगों का पतन हुआ था। उद्योग तो फिर ख़त्म ही हो जाएंगे ना, जब जो ब्रिटिश लोग जब अपना हमारे देश का ही कच्चा माल यूज करेंगे और उस माल को प्रोडक्ट बना के जब इंडिया में ही बेचेंगे, तो फिर जो वहाँ के जो घरेलू उद्योग हैं, जो हमारे देश के जो भारतीय उद्योग थे, वो तो फिर ख़त्म ही हो गए सारे। फिर धन का निष्कासन क्या होता है कि जो ब्रिटिश शासन ने भारत से जो धन था उसका निष्कासन किया, जिससे देश जो है वो गरीब हो गया था। धन का निष्कासन कैसे हुआ था? धन का निष्कासन ऐसे हुआ था कि यहाँ पर जो कच्चे माल की जैसे मैं बात कर रही हूँ, उसकी तो आपूर्ति करी ही, उसके द्वारा हमारा ही सामान हमें ही बेच के जो पैसे मिलते थे, वो फिर उसका जो ड्रेनेज था, जो मनी ड्रेनेज था, वो तो फिर वो वेस्टर्न कंट्रीज़ को जा रहा था। ठीक है, तो इस तरह जो धन का निष्कासन था, जो हमारे संसाधन थे, वो सारे के सारे जो है वो ब्रिटिश शासन यूज़ कर रहा था। कृषि का व्यवसायीकरण। ब्रिटिश का शासन ने कृषि का व्यवसायीकरण किया, जिससे किसानों को नुकसान हुआ और भुखमरी जैसी जो आपदाएं थी वो आई। फिर सामाजिक प्रभाव की बात करेंगे हम, क्या क्या सामाजिक प्रभाव पड़े थे। इसमें फर्स्ट हम लिखेंगे पश्चिमी शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन। पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत हुई इस टाइम में, जिसने भारतीय समाज में एक नया मध्यम वर्ग बना दिया था। पश्चिमी शिक्षा का ये प्रभाव पड़ा कि हमारे देश में एक नया मध्यम वर्ग स्टार्ट हो गया था। इसके बाद भाषा और संस्कृति। अब इसमें क्या था कि ब्रिटिश शासन ने जो पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत करी ना, उससे क्या था कि पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा मिला, और जिसका असर था जो भारतीय संस्कृति पर, जिसका गहरा असर पड़ा था। ठीक है, क्योंकि लोग जो हैं वो इंग्लिश भाषा, जो वेस्टर्न कल्चर हो गया, वेस्टर्न लैंग्वेज हो गई, वेस्टर्न जो पूरा कल्चर था उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, और जो हमारी अपनी संस्कृति थी वो कहीं ना कहीं उसको नुकसान हो रहा था। इसके बाद हम लिखेंगे जाति व्यवस्था। ब्रिटिश शासन ने जाति व्यवस्था को और भी ज़्यादा मतलब मजबूत कर दिया था देश में, जिससे क्या था कि भारतीय समाज जो है वो अलग अलग अब जातियाँ कह लो उनमें विभाजित हो गया। मतलब भारत देश में ना हमारे विभाजन शुरू हो गया था, जब जाति व्यवस्था इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया था उस चीज़ को। इसके बाद फोर्थ है सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार में लिखेंगे ब्रिटिश शासन ने कुछ सामाजिक सुधारों को भी बढ़ावा दिया था। ऐसा नहीं कि सब बस मतलब कुछ अच्छे काम भी किए थे, जैसे सती प्रथा का अंत कर दिया था इन्होंने आने के बाद, क्योंकि हमारे देश में सती प्रथा बहुत मतलब
हाई उस पर चल रही थी। तो मतलब ये एक प्रथा थी, एक खराब प्रथा थी उस टाइम में। लेकिन जब इन्होंने ब्रिटिश शासन ने एक सामाजिक सुधार के रूप में सती प्रथा को जो है उसका उन्मूलन कर दिया था, उसको मतलब ख़त्म कर दिया था उस चीज़ को। फिर सांस्कृतिक प्रभाव की बात कर लेते हैं। आसान क्वेश्चन है और आप अच्छे से इसको लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपको पॉइंट्स दे रही हूँ, बस आपने इसको डिस्क्राइब कर लेना बहुत अच्छे से। पश्चिमी विचारों का परिचय, ठीक है। ब्रिटिश शासन ने पश्चिमी विचार, मूल्य, ठीक है, मूल्य और विचार, इनका परिचय दिया। कैसे दिया? विचार कैसे आएंगे? जो ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ने के लिए मिला लोगों को, उन्होंने अपने मूल्य समझाए, उनका जो कल्चर था, कल्चर की जो वैल्यू थी, उनके कल्चर के क्या मूल्य थे, उन्होंने भारतवासियों से परिचय करवाया उसे। इसका असर ये हुआ कि जो भारतीय संस्कृति थी हमारी, भारतीय संस्कृति पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि लोग पश्चिमी विचारों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। सेकंड पॉइंट है भारतीय संस्कृति का क्षरण या फिर उसका विभाजन होना या उसका इम्पोर्टेंस कम हो जाना। तो भारतीय शासन जो ब्रिटिश शासन ने भारतीय संस्कृति के कुछ पहलुओं को संरक्षित भी किया, जैसे कला हो गया, साहित्य हो गया, इन चीज़ों का। ये क्षरण नहीं, ये संरक्षण है, मैं गलत बोल गई थी, ठीक है। तो जो हमारी कला और साहित्य था उसका इन्होंने संरक्षण भी किया, उस चीज़ को संभाल के रखा। इसके बाद हम निष्कर्ष लिखते हैं। निष्कर्ष में लिखेंगे कि उपनिवेशवाद ने भारतीय समाज पर एक जटिल और विरोधाभासी प्रभाव तो डाला ही, साथ ही इसने आधुनिक शिक्षा, कानूनी प्रणाली और जो बुनियादी ढांचा था उसकी भी शुरुआत की। बट इसके साथ साथ उसने आर्थिक शोषण और सामाजिक स्तरीकरण और सांस्कृतिक विघटन को भी जन्म दिया। बस इतना लिख देना। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन था, ये सारे पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, आप इनको देख लेना और अपने पॉइंट्स लिखते रहना। साथ साथ अपने वीडियो को देखते हुए इन पॉइंट्स को अपनी डायरी में या जो भी रजिस्टर वगैरह लेके बैठते हो तो उनमें नोट करते जाया करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो है भारत में राष्ट्र राज्य के उद्भव पर प्रकाश डाल। भारत में जो राष्ट्र राज्य का उद्भव कह लो या उदय कह लो, कैसे भी आ जाए क्वेश्चन, मतलब एक ही है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। भूमिका लिखेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। तो भारत में राष्ट्र राज्य के उद्भव का पता कब चला था? औपनिवेशिक काल में, और उसके बाद के जो स्वतंत्रता संग्राम से लगाया जा सकता है, ठीक है। औपनिवेशिक काल में कैसे कि जब उपनिवेशवाद जब भारत में आया था, उस टाइम जिस तरह से जो भारत के ऊपर, भारतवासियों के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हुए थे, जो चेंजेस आए थे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, हर तरह के, जो मैं इस क्वेश्चन में डिस्क्राइब कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो इसके कारण हुआ ये था कि जो भारत में एक एकता की भावना आने लगी थी। मतलब जब हमारे ऊपर कोई एक तरह से जब अधिकार जमाने की कोशिश करे या फिर एक शोषण करने की कोशिश करे, तो लोगों में स्वतः ही एक भावना आ जाती है एकजुट होकर उसका सामना करने की। तो सबसे पहला तो जो राष्ट्र का जो भावना थी वो तभी आई थी जब उपनिवेशवाद काल में उनकी जो एक्टिविटीज़, जो गतिविधियाँ थी, जो उनके प्रभाव थे हमारे देश पर, उसी की वजह से जो है राष्ट्र का उदय हुआ था। इसके साथ साथ जो बाद में फ्रीडम मूवमेंट जो हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम से भी इससे इसका पता लगाया जा सकता है। जो ये उद्भव था, इसमें योगदान देने वाले जो मेन कारण थे उनकी बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे औपनिवेशिक विरासत के बारे में। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने आधुनिक भारतीय राष्ट्र को आकार देने में एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई, ठीक है। अंग्रेज़ों ने क्या किया था? अंग्रेज़ों ने प्रशासनिक और कानूनी प्रणालियाँ, ये दो ऐसी चीज़ें थी जिसने एकीकृत शासन संरचना की नींव रख दी थी। कौन कौन सी थी? प्रशासनिक और कानूनी, ठीक है। राष्ट्रवादी आंदोलन की बात कर लें, महात्मा गांधी और नेहरू, इनके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन जो था वो जनता को संगठित करने में और एक राष्ट्रीय पहचान की भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गांधी और नेहरू ने। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? आप सबको पता ही है, ब्रिटिश शासन से
स्वतंत्रता प्राप्त करना और एक संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना करना। ठीक है, फिर है विभाजन और स्वतंत्रता। 1947 में भारत विभाजन के कारण दो अलग अलग राष्ट्र बन गए थे, भारत और पाकिस्तान। आपको पता है ना। इस घटना ने क्या किया कि भारत को परिभाषित क्षेत्रीय सीमाओं के साथ साथ जो भारत की क्षेत्रीय सीमाएं थी ना, उन सीमाओं के साथ साथ एक संप्रभु राष्ट्र राज्य के रूप में औपचारिक रूप से उभरने के संकेत मिलने लगे थे विभाजन से और स्वतंत्रता से। संवैधानिक ढांचा 1950 में भारतीय संविधान को अपनाने से जो भारतीय राष्ट्र राज्य था, भारतीय राष्ट्र राज्य की जो अवधारणा थी, इसके कामकाज के लिए कानून और संस्था, इन दोनों की ज़रूरत थी। अब इस चीज़ के ये सब करने के बाद इसने लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और संघवाद के सिद्धांतों को स्थापित किया, जिसने एक एकीकृत वाला और विविध राष्ट्र के रूप में हिंदुस्तान ने आधारशिला रखी अपनी। ठीक है, फिर है 5th पॉइंट है रियासतों का, जो रियासतें भी तो हुआ करती थी ना आज़ादी से पहले, इनका एकीकरण। स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, जितनी भी रियासतें थीं उनको भारतीय संघ, भारत क्या है, संघों का राष्ट्र है ना, भारतीय संघ में एकीकरण ने राष्ट्र राज्य की जो क्षेत्रीय अखंडता को और मजबूत कर दिया था। मतलब ये था कि जो भारत पहले क्या था, ये भारत अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था, हर रियासत के अपने राजा होते थे। तो आज़ादी के बाद क्या था, जितनी भी रियासतें थी उन सबको एकीकरण करके भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। और इसके बाद भारत जो है, भारत की मजबूती और ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बनाएंगे राष्ट्रवाद का उदय और प्रभाव। राष्ट्र राज्य की हम बात करें ना, तो राष्ट्रवाद को भी हम लेंगे यहाँ पर। सबसे पहले है राजनीतिक एकता। देखो, जब ब्रिटिश शासन के दौरान क्या हुआ था कि भारत में अलग अलग क्षेत्रों में राजनीतिक एकता स्थापित हो गई थी, जिसने राष्ट्रीय भावना को बल दिया था। ये तो हम सबको पता है ना कि राजनीतिक रूप से भारत में जो भारत के लोग थे वो एक हो गए थे, और उसने एक राष्ट्रवादी जो भावना होती है, हर एक में राष्ट्रवादी भावना को जगाने में बल मिला था। सेकंड है साम्यवादी और लोकतांत्रिक विचार। भारतीय राष्ट्रवाद के साथ साथ साम्यवादी और लोकतंत्रवादी, ये दो ऐसे विचार थे जो स्वतंत्रता और समानता की ओर लेकर गए देश को। थर्ड है राष्ट्रवादी आंदोलन। जो राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हुए थे ना, उनके कई नेता समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने जो वंचित समूह थे उनके अधिकारों के लिए लड़ाइयाँ भी लड़ी। ठीक है, फोर्थ है संस्कृति और भाषा। इसमें लिखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय भावना को मजबूत करने में भारतीय साहित्य, ठीक है, संस्कृति और भाषा, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया है राष्ट्रीय भावना को और मजबूत करने में। अब एक पॉइंट और बनाते हैं हम यहाँ पर, वो है राष्ट्र राज्य का निर्माण। इसका निर्माण, ठीक है, इसमें हम पहले लिखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन। यस, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने राष्ट्रवाद को मजबूत किया, राष्ट्रवादी भावनाएं तो जागी थी ना, और एक स्वतंत्र भारत की जो नींव रखी, स्वतंत्र भारत की स्थापना करने में योगदान दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट है राजनीतिक परिदृश्य। इसमें आप बताएंगे कि राष्ट्रवादी आंदोलन ने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाई, और इसने देश के जो राजनीतिक परिदृश्य था उसको भी एक अलग ही आकार प्रदान किया था। ठीक है, थर्ड है संविधान।
संविधान को कैसे भूल सकते हैं हम। भारत का संविधान एक लोकतांत्रिक, ठीक है, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था, जो राष्ट्रवादी आंदोलन की विरासत का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद सामाजिक और आर्थिक सुधार की भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आर्थिक सुधार, इसमें लिखेंगे कि भारत में ना कई सामाजिक और आर्थिक सुधार भी राष्ट्रवादी आंदोलन की वजह से हुए थे, जो राष्ट्र को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हुए। ठीक है, इसके बाद हम अपना निष्कर्ष लिख देंगे। इस निष्कर्ष में लिखेंगे भारत में राष्ट्र राज्य का उदय एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। इसमें राष्ट्रवाद की भावना, ठीक है, और स्वतंत्रता आंदोलन, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये सारे जितने भी सुधार हैं इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और ये ना एक ऐसा विकास था जिसने भारत को एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में क्या की, मदद की। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हमारा। सो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आप लोग देख लो और अपने जो पॉइंट्स है वो हाँ लिख लेना। ठीक है, चलो हाँ ठीक है, यहीं से था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम 6th वाला। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान में बहुलता के आयामों पर ध्यान कैसे केंद्रित किया जाता है। भारतीय संविधान के बारे में कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है, या फिर इसलिए ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है इस क्वेश्चन को कि भारतीय संविधान में बहुलता के अलग अलग आयाम क्या थे, अलग अलग के बारे में भी आपको मतलब डिफरेंट वे में उसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। भारतीय संविधान में बहुलता के आयामों पर बात करनी है। तो भारतीय संविधान में बहुलता के जो आयाम है उन पर संविधान निर्माताओं ने कई सारे प्रावधानों को शामिल किया जो देश की विविधता को मान्यता देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं, मान्यता प्रदान करते हैं और सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करते हैं। ये तो हम सब जानते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बहुलता के आयाम, इस पर हम बात करेंगे। बहुलता के आयाम, तो बहुलता के आयाम में सबसे पहला पॉइंट है हमारा प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना में क्या है कि संविधान की प्रस्तावना जो है वो भारत को, हम संविधान की बात कर रहे हैं, भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित करता है। इसमें ये सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये सारी चीज़ें सुनिश्चित करने की बात करते हैं। ठीक है, प्रस्तावना हो गया। सेकंड पॉइंट है मौलिक अधिकार। यस, संविधान के जो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जो हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, ये आप लोगों को पता है, समानता, स्वतंत्रता, धर्म, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा और संस्कृति, इन अधिकारों की गारंटी देते हैं। नेक्स्ट है उनकी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यस, संविधान के भाग 4 में क्या बताया, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया है, जो सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए क्या करती है, नीतियाँ बनाने में मार्गदर्शन करते हैं, उनको गाइड करते हैं कि देश के लिए, राज्य के लिए जो भी नीतियाँ बनेंगी, नियम बनेंगे, उसके लिए जो भारत के नीति निर्देशक तत्व हैं वो उनको, सरकार को गाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद 4th, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। वो क्या है कि संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए, उनकी रक्षा के लिए विशेष प्रावधान है, जैसे उनकी भाषा, संस्कृति, ठीक है, और उनके धर्म के आधार पर क्या किया गया है, उनको प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है,
फिफ्थ है संवैधानिक निकाय, चुनाव आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, ये जैसे संवैधानिक निकाय है ना, इन्होंने बहुलता को और बढ़ावा देने में और सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि संविधान ने ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास किया कि संविधान जो सभी नागरिकों की भागीदारी हो, इस इनपुट के साथ इन्होंने बनाया था। अब संविधान सभा में अलग अलग पृष्ठभूमियाँ और समुदाय, ठीक है, के लोग सदस्य शामिल थे। तो जो ये सुनिश्चित करता था कि संविधान जो है वो सभी के हितों के लिए या हितों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इसके बाद हम अपना निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष वही है जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था के लक्षणों का वर्णन कीजिए। चलिए इसको कर लेते हैं हम। लक्षण और विशेषताएं, एक ही बात। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन लिख देंगे कि भारत में जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है। वो इस प्रकार है, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये ना एक पदानुक्रमित प्रणाली है जो जन्म पर आधारित है। ठीक है, जिसमें हर व्यक्ति को एक अलग ही जाति सौंप दी जाती है और ये जो स्थिति है ना, ये जीवन भर बनी रहती है। जातियों को सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक गतिविधियों में अलग अलग भूमिकाओं और अलग अलग स्थिति के साथ अलग अलग समूहों में विभाजित कर दिया जाता है। अब हम जाति व्यवस्था की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जन्म पर आधारित। जाति व्यवस्था में व्यक्ति की जो जाति है उसके जन्म से निर्धारित होती है। अब ये स्थिति जो है वो जीवन भर चलती रहती है। पदानुक्रमित। जाति व्यवस्था एक पदानुक्रमित प्रणाली है जिसमें कुछ जातियाँ उच्च मानी जाती हैं और कुछ निम्न स्तर की। वैसे तो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो एजुकेशन सिस्टम में होने नहीं चाहिए, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, अब है तो पढ़ना भी पड़ेगा। इसके बाद है अंतर्विवाह। जाति व्यवस्था में लोग आमतौर पर अपनी ही जाति में विवाह करते हैं, बट इसको अंतर्विवाह कहा जाता है। व्यवसाय के तौर पर हर जाति का अपना एक पारंपरिक व्यवसाय होता है और लोग आमतौर पर ना अपनी ही जाति के व्यवसाय का काम करने में यकीन करते हैं। जैसे लोहार, सुनार, मोची, तेली, पहले यही व्यवसाय हुआ करते थे जब ये जातियाँ बनी थी। फिर सामाजिक बहिष्कार। जाति व्यवस्था में जो है उच्च जाति के लोग अक्सर जो छोटी जाति के लोग होते हैं उनके साथ सामाजिक संपर्क करने से बचते हैं। किसी भी तरह का लेन देन या फिर किसी भी तरह का रिलेशन बनाने से वो बचते हैं, सामाजिक संबंध बनाने में, जैसे कि एक साथ खाना खाना, पीना या फिर विवाह करना, इन चीज़ों से वो लोग बचते हैं। ऊंच नीच की भावना। जाति व्यवस्था में जो उच्च जाति के लोग थे वो खुद को भाई श्रेष्ठ समझते थे निम्न जातियों से, और ये भावना जो थी ना, ये सामाजिक संबंधों में आप लोग मतलब स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी, क्योंकि जो उच्च जाति के लोग होते थे वो निम्न जाति वालों से ना बात करते थे, ना ढंग से किसी तरह कोई रिलेशन रखते थे, ना उनके साथ कोई समानता का व्यवहार करते थे। तो ये जो भावनाएं थी इसी वजह से आई थी, जातियों की वजह से। सामाजिक गतिशीलता की कमी। उच्च जो जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता जो थी वो बहुत कम होती थी। इसका मतलब ये है कि लोगों के लिए अपनी ही जाति में ऊपर उठना या अपनी सामाजिक स्थिति को बदलना बहुत मुश्किल होता था। ठीक है, इसमें फिर हम बाद में लिखेंगे कि ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट होता है कि जाति व्यवस्था भारत में एक जटिल और विवादास्पद मुद्दा रहा है। इसके कई नकारात्मक पहलू भी हैं, जैसे भेदभाव, ठीक है, असमानता और सामाजिक बहिष्कार। ठीक है, हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जाति व्यवस्था ने कुछ समुदायों को सुरक्षा दी और सामाजिक पहचान प्रदान करने में भी भूमिका निभाई है, लेकिन बावजूद इसके जो समाज का एक ढांचा जिस तरह का होना चाहिए उसमें जाति व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं आज भी एक बहुत बड़ा बैरियर है, एक बहुत बड़ा रोड़ा बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।